दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल योर नॉलेज वर्ल्ड पर एक बार फिर से। तो मैं प्रतिभा शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है साइटोकाइन रिलेटेड डिजीज़, यानी वो डिजीज़ जिनमें साइटोकाइंस का रोल इम्पॉर्टेंट होता है डिजीज़ पैथोजेनेसिस में। उनके बारे में आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट डिजीज़ है बैक्टीरियल सेप्टिक शॉक। इस डिजीज़ के कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं इकोलाई, क्लैप्सुला न्यूमोनी, स्यूडोमोनास एरिजिनोसा, एंटेरोबैक्टर एरिजेंस एंड निजीरिया मेनिंजाइटिडिस। इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो बीपी में हमको ड्रॉप देखने को मिलता है, साथ ही फीवर, डायरिया और वाइड स्प्रेड ब्लड क्लॉटिंग इन वेरियस ऑर्गन्स हम देख सकते हैं बैक्टीरियल सेप्टिक शॉक में। इसका कॉज अगर बात करते हैं तो बैक्टीरिया सेल वॉल एंडोटॉक्सिन्स जो होते हैं वो मैक्रोफेजेस को स्टिमुलेट करते हैं और सेप्टिक शॉक क्रिएट करवाते हैं। यानी मैक्रोफेजेस के स्टिमुलेशन से जो साइटोकाइंस अगेन प्रोड्यूस होते हैं उनकी वजह से जो सेल का डैमेज होता है वो बैक्टीरियल सेप्टिक शॉक का रिज़ल्ट होता है। तो आइए हम इसे डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ बैक्टीरियल सेल्स जो लाइज्ड हो चुकी हैं उनका LPS यानी उनके सेल वॉल का ये एंडोटॉक्सिन है LPS, दैट इज़ लिपोपोलिसैकेराइड्स। लिपोपोलिसैकेराइड्स बाइंडिंग प्रोटीन्स जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, वो ये इनके LPS के साथ बाइंड करके LPS बाइंडिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये LPS और LPS बाइंडिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मैक्रोफेजेस के जो मार्कर्स होते हैं लाइक CD14, CD11, CD18 और TLR2, TLR4 जो टोल लाइक रिसेप्टर्स हैं, ये LPS रिसेप्टर्स होते हैं और इनसे ये बाइंड कर लेता है। इनके बाइंडिंग की वजह से जो कैस्केड जो सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है उससे TNF, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन्स जैसे इंटरल्यूकिन 1, 12, इंटरल्यूकिन 6 और इंटरफेरॉन गामा, इनका सिक्रेशन होता है। इनके सिक्रेशन की वजह से और जो सेल्स हैं इम्यून सेल्स वो एक्टिवेट होती हैं और एक तरीके से कोगुलेशन कैस्केड यानी ब्लड की जो क्लॉटिंग के बारे में हमने बात की थी, तो ब्लड कोगुलेशन कैस्केड एक्टिवेट हो जाता है, साथ ही कॉम्प्लीमेंट कैस्केड एक्टिवेट हो जाता है और प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ल्यूकोट्राइन्स ये जो हमारे इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स हैं ये भी इंड्यूस हो जाते हैं और एक इससे जो एंडोथीलियल सेल वॉल है इसका डैमेज हम देखते हैं। तो जैसे हमने ये ब्लड की सेल की बात करी, ये ब्लड कैपिलरीज़ हैं और इसके अंदर जो एंडोथीलियल सेल्स हैं जो इसकी लाइनिंग पे प्रेजेंट होती है, इनका डैमेज हमें देखने को मिलता है और इस वजह से मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम फेलियर हो जाता है। तो ये जो इसका पैथोजेनेसिस था बैक्टीरियल सेप्टिक शॉक का, इसमें एंड रिज़ल्ट जो होता है वो ब्लड सेल्स का डैमेज होता है और इसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स का जो सिस्टम है वो फेल हो जाता है और हमें एक शॉक लगता है और ये ऑफन फैटल भी हो सकता है। पॉसिबल रेमेडीज़ की अगर हम बात करें तो अगर TNF अल्फ़ा जो कि यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था TNF अल्फ़ा, इसके अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बना ली जाए तो ये TNF अल्फ़ा के जो स्टिमुलेशन की वजह से कोगुलेशन कैस्केड और कॉम्प्लीमेंट कैस्केड जो स्टिमुलेट हो रहा है वो नहीं होगा। इसके अलावा सोल्यूबल IL-1RA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है ये। मैंने रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के बारे में आपको पहले एक वीडियो में बताया है। इनका इन प्रीवियस वीडियोस जो कि साइटोकाइन से रिलेटेड है उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे IL-1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की। IL-1 क्योंकि यहाँ सीक्रेट हो रहा है तो IL-1 अपने रिसेप्टर से जाकर बाइंड होता है, उसकी जगह अगर वो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट से जाकर के बाइंड होता है तो वो डिज़ायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता है और फिर सेप्टिक शॉक एक तरीके से पेशेंट को नहीं लगता है। सेकेंड डिजीज़ है बैक्टीरियल टॉक्सिक शॉक। बैक्टीरियल टॉक्सिक शॉक के एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि एंडोटॉक्सिन्स, एक्सफोलिएटिंग टॉक्सिन्स, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिन TSST1 फ्रॉम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके अलावा पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन्स फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजीनस एंड माइकोप्लाज्मा अर्थराइटिस सुपरनेटेंट MAS, ये कुछ बैक्टीरियल टॉक्सिक शॉक के एग्जाम्पल हैं। इसमें आप एक चीज़ नोट की होगी आपने कि एंडोटॉक्सिन्स कहीं लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है एक्सोटॉक्सिन्स। तो एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन में क्या डिफरेंस होता है कि एंडोटॉक्सिन्स जो होते हैं ये सेल वॉल कॉम्पोनेंट होते हैं, दीज आर सेल वॉल कॉम्पोनेंट्स, यानी जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल में ही ये प्रेजेंट होते हैं, जबकि एक्सोटॉक्सिन जो है ये बाहर या अपने सराउंडिंग में ये सिक्रेट करता है बैक्टीरिया, दीज आर सिक्रेटेड बाय बैक्टीरिया।
तो ये इनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी जो प्रोसेस है वो इस तरह से है। इसके लिए पहले हम इसे जूम इन कर लेते हैं थोड़ा। चलिए इसमें हम देखते हैं कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टी सेल जो है उसके वो अपने रिसेप्टर्स के थ्रू एपीसी जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जब एंटीजन को प्रेजेंट करती है विद MHC2, ये एंटीजन को प्रेजेंट कर रही है, टी सेल रिसेप्टर इससे बाइंड हो रहा है। तो इसके द्वारा हम जानेंगे कि आगे यहाँ पे सिग्नल ट्रांसडक्शन होगा और सिग्नल ट्रांसडक्शन की वजह से इसमें कुछ साइटोकाइंस रिलीज़ होंगे, क्योंकि वही मैसेंजर हैं यहाँ पे, और ये आगे जा कर के कुछ मैसेज कन्वे करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ये सुपर एंटीजन, जो हमने एंटीजन्स की बात करी जो कि टॉक्सिक शॉक कॉज करते हैं, वो सब एंटीजन सुपर एंटीजन कहलाते हैं। तो वो सुपर एंटीजन अगर इनको बहुत लंबे समय तक एक साथ बाइंड करके रखता है तो हमें जो साइटोकाइंस का ओवर प्रोडक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ये इनको बाइंड करके रख रहा है, तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइंस हमको देखने को मिलता है, ठीक है। और उसकी वजह से टी सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट होती रहती हैं और साइटोकाइंस प्रोड्यूस होते रहते हैं। जो साइटोकाइंस प्रोड्यूस होते हैं उनमें इंपॉर्टेंट है IL-2, इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरल्यूकिन-1 बीटा एंड TNF अल्फा। ये सब क्लिनिकल सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। टॉक्सिक शॉक भी एक फैटल डिजीज़ है, तो सुपर एंटीजन की वजह से ये डिजीज़ कॉज होती है। नेक्स्ट, साइटोकाइंस का रोल लिम्फोइड एंड माइलॉइड कैंसर्स में भी हमको देखने को मिलता है। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल साइटोकाइन है वो है IL-6। कुछ सेल्स जैसे कि मिक्सोमा सेल्स, माइलोमा सेल्स, प्लाज्मा साइटोमा सेल्स या सर्वाइकल या ब्लैडर सेल्स जो कि कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो सकती हैं, ये सेल्स IL-6 के हाई लेवल को प्रोड्यूस करती हैं। इनके हाई लेवल की वजह से, IL-6 के हाई लेवल की वजह से ये प्लाज्मा सेल का प्रोलिफरेशन इस हद तक कर देती है कि ये फैटल हो जाता है। फैटल किस तरह से? क्योंकि ये कैंसर में बदल जाता है, यानी प्लाज्मा साइटोमा जो की बात हम कर रहे हैं, प्लाज्मा साइटोमा, ये प्लाज्मा साइटोमा सेल्स कैंसर का रूप ले लेती हैं, ठीक है। तो इस तरह से साइटोकाइन IL-6 का इसमें इम्पॉर्टेंट रोल। चागास डिजीज़ जो है वो ट्रिपैनोसोमा क्रूज़ेई पैरासाइट से कॉज होती है, यानी इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है ट्रिपैनोसोमा क्रूज़ेई, और इसकी जो पैथोजेनेसिस की मैकेनिज़्म है वो है इम्यून सप्रेशन। ये क्या करता है, ट्रिपैनोसोमा क्रूज़ेई जाकर के बॉडी के अंदर जो हमारी इम्यूनोलॉजी है, एक तरीके से कह सकते हैं जो हमारा इम्यून रेस्पॉन्स है, जो हमारा इम्यून रेस्पॉन्स है बॉडी का, इसको ही सप्रेस कर देती है या इसको ही ब्लॉक करती है। इसका रीज़न क्या है? IL-2 साइटोकाइन। IL-2 साइटोकाइन जो है ये अपने रिसेप्टर से जाकर के बाइंड नहीं हो पाता है। और क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि इसका जो रिसेप्टर है उसकी अल्फ़ा यूनिट के अंदर डिफेक्ट होता है। डिफेक्ट यानी इसका जो एक्सप्रेशन होता है उसमें हमें रिडक्शन देखने को मिलता है। तो जैसे मैंने आपको उल्टा बताया, अब इसे हम सीधा लेके चलते हैं कि IL-2 रिसेप्टर की अल्फ़ा सब यूनिट में के एक्सप्रेशन प्रॉपरली नहीं होने की वजह से ये IL-2 रिसेप्टर जो है इस पर IL-2 आकर के बाइंड नहीं होता है। इसकी वजह से आगे का जो एक्टिवेशन प्रोसेस है, जो सिग्नल ट्रांसडक्शन है, वो नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले हमें बाइंडिंग और लिगेंड और रिसेप्टर की बाइंडिंग चाहिए, उसके बाद ही आगे सिग्नल ट्रांसडक्शन कन्वे होगा और आगे हमें देखने को मिलेगा कि क्या रिज़ल्ट आता है, क्या एक्टिवेशन होता है, किस तरह से सेल्स का। तो ये प्रोसेस हमें देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसकी वजह से चागास डिजीज़ जो है उसमें इम्यून सप्रेशन हमको देखने को मिलता है, क्योंकि ये IL-2 रिसेप्टर ये सब किस पे वर्क करते हैं? ये TH सेल्स के ऊपर वर्क करते हैं, और TH सेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी इम्यूनिटी में। तो इनका सप्रेशन हो जाने की वजह से TH सेल प्रॉपर्ली एक्टिवेट नहीं हो पाती हैं, और TH सेल अगर प्रॉपर्ली एक्टिवेट नहीं होंगी तो TH सेल ही, क्योंकि हेल्पर सेल्स हैं, B सेल्स और बाकी जितनी भी सेल्स हैं, NK सेल्स, इन सबको ये एक्टिवेट करने का काम TH सेल्स ही करती है। अगर TH सेल खुद ही एक्टिवेट नहीं होगी, खुद ही वो सिग्नल ट्रांसडक्शन नहीं कर पाएगी, तो आगे इम्यून सप्रेशन ही होगा। तो इस तरह से ये पूरी जो पैथोजेनेसिस की मैकेनिज़्म है वो वर्क करती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एलर्जिक अस्थमा। एलर्जिक अस्थमा एक कॉमन डिजीज़ है जो हमें जनरली देखने को मिलती है। इसकी जो पैथोजेनेसिस है उसमें बहुत सारे साइटोकाइंस इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम डायग्राम के थ्रू एलर्जिक अस्थमा में हम देख सकते हैं कि कोई भी एंटीजन, इट मे बी हार्मलेस,
और इट मे बी हार्मफुल लाइक वायरसेस, पैरासाइट्स और एनी एलर्जन लाइक पोलन ग्रेन्स। ये अगर एयरवे में हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट में पहुंच जाते हैं तो वहाँ जा कर के ये कुछ साइटोकाइंस की सिक्रेशन को इंड्यूस करते हैं लाइक इंटरफेरॉन गामा, इंटरल्यूकिन 10 एंड GM-CSF। साइटोकाइन के सिक्रेशन के बाद TH0 सेल जो कि TH1 और TH2 सेल सबसेट के अंदर फर्दर डिफ्रेंशिएट होती है। इस अपनी डिफ्रेंशिएशन से पहले ये APCs, यहाँ पे एक APC मैक्रोफेज है और एक दूसरा APC है डेंड्राइटिक सेल। तो ये दोनों APCs अपने अपने एंटीजन को लेकर के MHC2 के साथ में इसके TH सेल के TCR से बाइंड हो जाती है और फिर फर्दर डिपेंड ऑन द साइटोकाइन, जैसे कि इंटरफेरॉन गामा है, अगर ये TH0 के ऊपर एक्ट कर रहा है तो ये TH1 सबसेट के अंदर डिफ्रेंशिएट होती है। अगर GM-CSF है तो ये TH2 सबसेट के अंदर डिफ्रेंशिएट होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये इनका डिफ्रेंशिएशन होता है और इंटरल्यूकिन 2 और इंटरफेरॉन गामा TH1 जो सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करती हैं, जबकि TH2 सेल्स जो हैं वो IL-4, IL-5, IL-9 और IL-13 ये जो साइटोकाइंस है इनका प्रोडक्शन करती है। इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 9 और इंटरल्यूकिन 13 ये TH2 सिक्रेट कर रहा है। इनमें से इंटरल्यूकिन 4, 9 और 13 अगर इनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो उससे क्या होगा कि ये B सेल्स के ऊपर, B लिम्फोसाइट्स के ऊपर जा कर के स्विचिंग कर देंगे और IgG को IgE में कन्वर्ट कर देंगे। ये IgE जो है ये अब जा कर के मास्ट सेल के FC एप्सिलॉन R1 रिसेप्टर से बाइंड हो जाएंगी और वहाँ पे कैपिंग करेंगी, जिससे मास्ट सेल का डीग्रेनुलेशन हो जाएगा और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, हिस्टामिन्स ये सब जो केमिकल्स हैं ये रिलीज़ होंगे और इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे और इन्फ्लेमेशन कॉज करने की वजह से टिश्यू डैमेज हम देख सकते हैं। इसके अलावा टिश्यू डैमेज होने की वजह से जो हमारी ब्रोंकियाज है उसके अंदर भी कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है, क्योंकि वहाँ पे टिश्यू जो है वो डैमेज हो चुका है। इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है और इस वजह से फिर ब्रीदिंग में हमको प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, और इसके अलावा IL-5 और IL-9 जो हैं ये इयोसिनोफिल का भी एक्टिवेशन करवाते हैं, और इसकी वजह से अगेन फिर ये इयोसिनोफिल भी हमारे क्या करता है, एलर्जी की है, तो ये एक तरह से एलर्जी में रिजल्ट हो जाता है। एलर्जी मीन्स इन्फ्लेमेशन, एक तरीके से हम एलर्जी को कह सकते हैं, या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हमारी बॉडी में ये कॉज करते हैं। ओके, एक और डिजीज़ है जो कि साइटोकाइंस से बहुत ज़्यादा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि साइटोकाइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। उसका नाम है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। सिमिलरली जैसे कि हमारे एलर्जिक अस्थमा होती है उसी तरह से ये भी पल्मोनरी डिजीज़ है। हमारे लंग्स के अंदर, हमारे जो एयरवेज होते हैं उनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करती है एक तरीके से, और ब्रीदिंग में इसमें हमें प्रॉब्लम होती है। तो इस डिज़ीज़ में क्या होता है, आइए इस डायग्राम की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कि सिगरेट स्मोक या कोई भी इरिटेंट्स ये सब जाकर के मैक्रोफेज को एक्टिवेट करते हैं और एपिथेलियल सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं। मैक्रोफेजेस कुछ कीमोकाइंस जैसे कि CXCL9, CXCL10 और CXCL11 ये सिक्रेट करती हैं। इसके अलावा CCL2 ये भी एक कीमोकाइन है, और उसके अलावा इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 1 और TNF ये सब मैक्रोफेजेस जो है इन इरिटेंट्स की वजह से सिक्रेट करती है। अब जो ये CXCL9, 10 और 11 हैं, ये CXCR3 नाम के एक रिसेप्टर से जाकर के बाइंड होते हैं TH1 सेल पे, और TH1 सेल इस रेस्पॉन्स में IFN गामा प्रोड्यूस करती है इसके रेस्पॉन्स में, और ये इंटरफेरॉन गामा जो है ये अगेन एपिथेलियल सेल के ऊपर जाकर के अफेक्ट करता है, और TGF बीटा ये या FGF फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर ये सिक्रेट करते हैं, और ये फाइब्रोब्लास्ट पे जाकर के रिएक्ट करते हैं, और फिर हमें फाइब्रोसिस भी देखने को मिलता है, यानी फाइब्रोब्लास्ट का इन्फ्लेमेशन भी देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर इधर आते हैं हम, तो ये जो साइटोकाइंस कीमोकाइंस थे CXCL9, 10 और 11, ये CXCR3 रिसेप्टर जो है TC सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर एक्ट करता है। तो ये परफोरिन और ग्रेन एंजाइम, जो हमने देखा था कि परफोरिन और ग्रेन एंजाइम्स होते हैं, उस तरह से ये परफोरिन जाकर के सेल के अंदर एल्वियोलर सेल
वॉल्स की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर होल क्रिएट कर देता है और उनका डिस्ट्रक्शन करता है। इसके अलावा जब CCl2 CCR2 से बाइंड हो रहा है या CCR2 जो न्यूट्रोफिल के ऊपर प्रेजेंट है उसके ऊपर CXCl1 या CXCl8 ये कीमोकाइंस बाइंड हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि आपको इतने सारे कीमोकाइंस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कीमोकाइंस भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। यानी अस्थमा में भी कीमोकाइंस इन्वॉल्व होते हैं और ये जो पल्मोनरी डिजीज़ है इसमें कीमोकाइंस का इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जो सेल्स इसमें रोल प्ले कर रही हैं वो है मैक्रोफेजेस, एपिथेलियल सेल और TH1 TC सेल्स और न्यूट्रोफिल्स। ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये एक प्रोटीएज सीक्रेट करती हैं जिसका नाम होता है न्यूट्रोफिल इलास्टिक। ये जाकर के भी एल्वियोलर वॉल्स का डिस्ट्रक्शन करती हैं। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि एल्वियोलर सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो गया है और म्यूकस का वहाँ पे डिपोजिशन होने लगता है। तो ये पूरा इसका प्रोसेस थी जो हमने डिस्कस की। HIV के बारे में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि HIV जो है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये T सेल्स और मैक्रोफेजेस में रेप्लिकेट करता है। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल साइटोकाइंस होते हैं वो होते हैं इंटरल्यूकिन 1, 4, 6, 8, TNF अल्फा, TNF बीटा। ये इनका जो इंक्रीज्ड लेवल हो जाता है HIV इन्फेक्शन की वजह से, तो मैक्रोफेजेस और T सेल्स के अंदर HIV का रेप्लिकेशन बहुत ही फास्टली होने लगता है और इसकी वजह से साइटोकाइंस का भी ओवर प्रोडक्शन और एबनॉर्मल ओवर प्रोडक्शन होने लगता है। इसकी वजह से हमारी जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो इम्पेयर हो जाती है क्योंकि ये TH सेल को ख़त्म करने लगती हैं और इस तरह से इस डिजीज़ के पैथोजेनेसिस में हेल्प करती है। इंटरफेरॉन गामा, इंटरफेरॉन बीटा और इंटरल्यूकिन 16 ये कुछ HIV सप्रेसिव साइटोकाइंस भी होते हैं। कुछ साइटोकाइंस जैसे कि प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जो होते हैं, जैसे कि हमने अभी जिनके बारे में पढ़ा IL4, IL6, IL8, IL2, ये सब जाकर के HIV को रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। कुछ साइटोकाइन जैसे कि इंटरफेरॉन गामा, IL4 और GM-CSF ये स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी दोनों तरह के इफ़ेक्ट शो करते हैं। प्रॉपरली जो इनहिबिटरी होते हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो साइटोकाइंस हैं जो कि IL10 और IL13 हैं, ये जो हैं मैक्रोफेजेस में HIV के रेप्लिकेशन को ब्लॉक करते हैं। तो ये साइटोकाइंस एक तरीके से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी कि आपको इसको अगर मैं सम अप करूँ तो आपको याद क्या रखना है इसमें कि जो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं, प्रो इन्फ्लेमेटरी, वो इसके रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहे हैं, जबकि एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है साइटोकाइंस वो इसके सप्रेशन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन है टॉक्सिक शॉक इज़ कॉज्ड बाय, ऑप्शन 1 है टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय सम बैक्टीरिया से प्रोड्यूस टॉक्सिन से होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ T सेल्स बाय बैक्टीरियल सुपर एंटीजेंस और T सेल्स, ये दो तो ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें देखते ही पता चल जाएंगे कि टॉक्सिक शॉक से रिलेटेड है। तो ये ऑप्शन भी हमें करेक्ट लग रहा है। थर्ड ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन कहता है एबनॉर्मल साइटोकाइन प्रोडक्शन बाय B सेल्स। तो B सेल्स का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है। एंड द फोर्थ ऑप्शन एंड द लास्ट ऑप्शन सेज एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो B सेल्स और इम्यूनोग्लोबुलिन्स दोनों ही इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो अभी हमारे पास दो ऑप्शन हैं जिसमें हम थोड़ा कंफ्यूज हैं कि कौन सा होगा। तो B, इसका आंसर करेक्ट जो होगा वो B होगा, क्योंकि A में क्या कह रहा है कि टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय सम बैक्टीरिया, लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया स्पेसिफाई नहीं है। कुछ बैक्टीरिया जैसे कि E. कोलाई के एंडोटॉक्सिन्स की मैंने बात की थी। अब ये कौन सा बैक्टीरिया है यहाँ पे? E. कोलाई का भी तो बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन हो सकता है, तो वो टॉक्सिक शॉक तो प्रोड्यूस नहीं करता है। वो क्या प्रोड्यूस करता है? वो सेप्टिक शॉक प्रोड्यूस करता है, सेप्टिक शॉक कॉज करता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास बैक्टीरिया है वो स्पेसिफाइड नहीं है, इसलिए वैसे तो ये ऑप्शन सही है। अगर हमारे पास बाकी के 3 ऑप्शन गलत होते तो हम इसे करेक्ट करते, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट की अगर हम बात करेंगे तो B ऑप्शन विल बी मोर अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हम B के साथ जाएंगे। आई होप आपको आज का ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आए और आपको कुछ भी हेल्प होती है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को